नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। अगले महीने 20 नवंबर को वोटिंग, तो वहीं 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वोटिंग की तारीख आते ही प्रदेश के तमाम सियासी दलों का एक्शन भी शुरू हो गया है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने एक फेस में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाया। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. बच गया महाराष्ट्र का बिगुल, शुरू हो गया एक्शन फिल्म। एक ही चरण में इलेक्शन, किसको कहां कितनी टेंशन। For Maharashtra, this will be in single phase. मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है। महायुति और महाविकास आघाड़ी, किस सीट पर किसकी कितनी तैयारी। तैयारी विधानसभा चुनाव, तैयारी अपने सियासी दुश्मनों को मात देकर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने, तैयारी महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठने की, क्योंकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सियासी जंग का शंखनाद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव की तारीखें मुकर्रर कर दी। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 23 नवंबर को वोटों की गिनती यानी नतीजे आएंगे। For Maharashtra, this will be in single phase. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday. मुख्य चुनाव आयुक्त ने जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया, प्रदेश के सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों ने एक ही फेज में चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाते हुए अपना एतराज जताया। विपक्षी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की माने तो 81 सीट वाले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि 288 विधानसभा की सीट वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव क्यों कराया जा रहा। हालांकि इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं ने दावा किया है कि उनका गठबंधन मजबूती के साथ मौजूदा महायुति सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगी और अब की बार सरकार भी बनाएगी। तो महाराष्ट्र में एक चरण है, क्यों, उसका जवाब चाहिए। फिर भी हम उससे मतलब जो आया 20 तारीख को लड़ेंगे, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी करके हम जैसे लोकसभा के चुनाव लड़े उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। वही सत्ता पर काबिज महायुति का भी अपना दावा है। महायुति में शामिल दलों के नेताओं ने न सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया, बल्कि उनका दावा है कि चुनाव नतीजे उनके ही पक्ष में आएंगे और महायुति की ही सरकार भी बनेगी। महायुति पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महायुति में हम लोग सामने जाएंगे। हमारे तीनों पार्टी का जो फार्मूला है वो भी निश्चित है। 2-3 दिन में फार्मूला ही बाहर आ जाएगा। फार्मूला एक ही है, जीतने का।
कौन सीट जीतेगा वो फार्मूला है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि महायुति जनता भी जाएगी, हमारा मैन्युफैक्चर हम देंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार 5 साल है और महाराष्ट्र की सरकार 5 साल बनती है, तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र का जनता का भला कर सकती है, महाराष्ट्र को विकास की ओर लेके जा सकती है। अगर महाराष्ट्र में एक भी वोट अगर महाविकास आघाड़ी को जाता है, कांग्रेस को जाता है, तो ये विकास में बाधा आएगा। I am very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling and 23rd will be the counting. And I am very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. हम उसका स्वागत करते हैं और फिर एक बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है और पूरे जी जान से हम लोग सभी शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी अजित दादा मिलकर इलेक्शन की तैयारी करेंगे और बहुमत से महाराष्ट्र में वापस सत्ता लाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सीटें, पिछली बार यानी 2019 में भी एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग हुई। तब 21 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोट डाले गए थे और 24 अक्टूबर को नतीजे आ गए थे। पार्टी वाइज देखें तो 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अविभाजित शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस के साथ शरद पवार के नेतृत्व वाली अविभाजित एनसीपी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी थी, जिसमें से 105 कैंडिडेट जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, जबकि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना 124 सीटों पर लड़कर 56 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस 147 सीटों पर लड़कर महज 44 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि शरद पवार की अविभाजित एनसीपी 121 सीटों पर लड़कर 54 सीट अपने नाम कर पाई थी। हालांकि अब की बार का सियासी समीकरण पूरी तरह बदला हुआ। शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद प्रदेश का पूरा सियासी गणित इधर उधर हो गया। बीजेपी जहां एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ महायुति के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं कांग्रेस उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। यानी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना इस दफे बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में रहने वाली। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज़ होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किस गठबंधन पर महाराष्ट्र की जनता कितना भरोसा जताती है और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके खेमे में जश्न और किस खेमे में मायूसी छाने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरे देश की नजर इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि अब की बार प्रदेश का पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दल बदले हुए हैं। सभी का प्रदेश के अलग अलग जोन में अपनी अपनी ताकत है सबकी। आखिर किस जोन में कौन सी पार्टी मजबूत है और किस जोन में किसे क्या मिलने वाला है, यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, जो सियासी तौर पर देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 48 और विधानसभा की 288 सीटें। यूपी के बाद लोकसभा और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही।
महाराष्ट्र देश का वो राज्य जिसे भौगोलिक तौर पर 6 जोन में बांटकर सियासी रूपरेखा तय की जाती है। वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ठाणे कोंकण, मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र, ये वो 6 जोन हैं जिसके लिए चुनावों में हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और जीत हार का पैमाना तय करते हैं। जोन वाइज सीट समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 17 सीटें आती। वहीं विदर्भ में लोकसभा के 10 और विधानसभा की 62 सीटें, मराठवाड़ा में लोकसभा के 9 और विधानसभा की 46 सीटें आती। इसके अलावा ठाणे कोंकण जोन में 6 और 39 की गणित है, मुंबई में 6 और 36 की संख्या, जबकि नॉर्थ महाराष्ट्र जोन में लोकसभा के 6 और विधानसभा की 35 सीटें आती हैं। जाहिर है हर जोन की अपनी अपनी अहमियत, हर जोन का अपना अपना गणित है, खासकर हर जोन में जातीय समीकरण का दबदबा है। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं प्रदेश के सबसे बड़े और अहम जोन वेस्टर्न महाराष्ट्र। इस जोन में 38% के करीब मराठाओं की आबादी है, वहीं ओबीसी 28, मुस्लिम 9, दलित 16 और 9% के करीब दूसरी जातियों की संख्या है। जाहिर है इस जोन में मराठा समाज निर्णायक भूमिका में होते हैं। महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व सीएम और एनसीपी शरद के मुखिया शरद पवार इसी जोन से आते हैं। महायुति में शामिल एनसीपी के मुखिया और शरद पवार के भतीजे अजित पवार भी पश्चिमी महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में इस जोन में शरद पवार का प्रभाव तो दिखा, लेकिन अजित पवार फीके साबित हुए। वेस्टर्न महाराष्ट्र के 11 लोकसभा सीटों में से बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिली। इनके पास इससे पहले इस जोन में 3 सीटें हुआ करती थी। हालांकि शिवसेना यूबीटी का खाता नहीं खुल पाया था। इधर एनडीए में शामिल बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास इस जोन में 5 सीटें थी। वहीं सीएम शिंदे की शिवसेना 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इनके पास इस जोन में इससे पहले 3 सीटें हुआ करती थी। हालांकि अजित गुट के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। वोट शेयर की बात करें तो इस जोन में इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा 47.8% वोट मिला, तो वहीं एनडीए के खाते में 43.2% वोट आए थे। महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर विभाग है पश्चिम महाराष्ट्र, जिसे शुगर बेल्ट कहा जाता है। इस शुगर बेल्ट में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं और यहाँ पर राजनीति भी जमकर होती है। यहाँ पर चीनी मिलों के साथ दूध डेयरी जैसा उद्योग भी काफी ज्यादा पैमाने पर है। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर और अन्य कारखाने भी इस इलाके में अच्छे खासे हैं और इन सभी इलाकों में सबसे ज्यादा पैठ शरद पवार की मानी जाती है। शरद पवार को मानने वाला एक बड़ा तबका पश्चिम महाराष्ट्र से है। अब तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पश्चिम महाराष्ट्र से ही महाराष्ट्र को मिल चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं विदर्भ, जो कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ। विदर्भ जहां की सियासी कुनबी, दलित और आदिवासी मतदाता तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक विदर्भ में ओबीसी में आने वाली कुनबी जाति की आबादी सबसे ज्यादा तकरीबन 30% के करीब। इसके बाद ओबीसी में आने वाली दूसरी जातियों की संख्या 28% है। वहीं दलित 16, आदिवासी 11 और मुस्लिम 15% के आसपास। कुनबी और दूसरी ओबीसी की जातियों में शामिल लोग ज्यादातर किसान हैं और खेतीबाड़ी पर आश्रित। इन वर्गों का वोट अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों को जाता रहा, जिसमें ओबीसी का अधिकांश वोट बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिलता रहा। लेकिन दलित और आदिवासियों का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से जोन में वही जीत का सेहरा पहनता है, जिसे दलित और ओबीसी बिरादरी के लोग चाहते हैं। विदर्भ की सियासत में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग का कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों से लगा सकते हैं। विदर्भ में लोकसभा के 10 सीटें आती हैं, जिसमें से बीते चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली थी, जो कि पिछली बार के मुकाबले 4 सीटें ज्यादा हैं। वहीं शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि एनडीए में शामिल बीजेपी को महज 2 सीटें मिली, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3 सीटें कम है। वहीं शिंदे की शिवसेना 1 सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जो कि 2019 के मुकाबले 2 सीट कम है। वहीं अजित पवार के एनसीपी को इस इलाके में कोई सीट नहीं मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के हिस्से में इस जोन से 46% के करीब वोट आए थे, जबकि एनडीए के खाते में 37.3
10% वोट पड़े थे। यानी लोकसभा चुनाव में इस इलाके में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। विदर्भ में इसलिए भी बीजेपी की चिंता सबसे ज्यादा है क्योंकि इस जोन में 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। कुल 62 विधानसभा सीटों वाले विदर्भ जोन में बीजेपी सबसे ज्यादा 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 29 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। बीजेपी का यह आंकड़ा 2014 के मुकाबले 15 सीटें कम है। वहीं बीजेपी के सहयोगी अविभाजित शिवसेना 15 सीटों पर लड़कर महज 4 सीट जीतने में कामयाब हुई, यानी एनडीए के हिस्से में कुल 33 सीटें आई थी। इधर यूपी के बैनर तले कांग्रेस सबसे ज्यादा 47 सीटों पर लड़कर 15 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। वहीं 15 सीटों पर लड़ने वाली अविभाजित एनसीपी 6 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही थी, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। कुल मिलाकर 2019 में यूपीए के खाते में 21 सीटें आई थी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2019 में विदर्भ इलाके में भी बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था। विदर्भ में हुए भारी नुकसान से बीजेपी का खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने का ख्वाब भी तब ध्वस्त हो गया था, जबकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसी विदर्भ जोन से ही आते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ जोन नेताओं के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। बीजेपी के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इसी जोन से आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार भी इसी जोन में रहते हैं। यही कारण है कि इन सभी नेताओं की साख इस बार दांव पर लगी।